आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत वेलकम है। आज मैंने ज्योग्राफी का MCQ बनाया है, यानी जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वो बनाया है, क्योंकि 16 जून को IAS की परीक्षा होनी है, प्रारंभिक परीक्षा। तो ऐसे में जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनकी कुछ मदद हो सके। हालांकि वक्त अब ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो सवाल से ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो जो 11th क्लास की NCERT है ज्योग्राफी की, उसी को मैंने बेस बनाते हुए यहाँ जो है सवाल ख़ुद से बनाया है। कोशिश की है कि जैसा UPSC के द्वारा पूछा जाता है वैसा ही स्वरूप रहे, ताकि जब क्वालिटी हमारे सामने आती है सवालों की तो फिर अच्छा भी लगता है और उसका फ़ायदा भी मिलता है। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी सवाल रखा हुआ है, और जो ज्योग्राफी के सवाल आते हैं वो सब के लिए कॉमन रहते हैं, क्योंकि IAS का जो सिलेबस बनाया गया है उसमें जैसे भूगोल है, इतिहास है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, तो एक सामान्य ज्ञान रखा गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ IAS वालों के लिए ही यहाँ पर जो सवाल है वो काम का है, बल्कि इसे कोई भी देख सकता है। नॉलेज तो किसी को भी उससे फ़ायदा मिलता है नॉलेज से। तो देखिए, पहला सवाल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि अभी हिंदी में रखा है, उसके बाद स्लाइड आएगी तो वो इंग्लिश में है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इस तरह का सवाल IAS में दे दिया जाता है कि कुछ तथ्य दे दिए जाते हैं, फिर पूछा जाता है कौन सा उसमें सही है। तो निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ग्रेनाइट है, संगमरमर है, क्वार्ट्ज है और बेसाल्ट है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा या कौन से कायांतरित शैल का उदाहरण नहीं है। तो देखें, ये जो ग्रेनाइट है ये भी कायांतरित ही है, इसको ले लेते हैं। तो देखें, ग्रेनाइट जो है ये भी कायांतरित ही है। संगमरमर है, ये भी कायांतरित है, मेटामॉर्फिक है। क्वार्ट्स ये भी है कायांतरित, इसकी भी काया जो है, शरीर इस चट्टान का, शैल का बदल जाता है। जो ये बेसाल्ट है ये है इग्नस है, आग्नेय चट्टान है ये। तो इसलिए यही वाला जो ऑप्शन है 4 वाला, इसमें केवल 4 वाला यहाँ पर है विकल्प जो है, ये D वाला, यही जो है वो सही नहीं है। आगे देखिए, इंग्लिश में भी है। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स, ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्ट्स एंड बेसाल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक। तो इसमें ओनली 4 वाला जो है ऑप्शन वो सही है, वो आग्नेय शैल है, तो ये उदाहरण नहीं है। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कायांतरित शैलों का निर्माण केवल दाब तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा होता है। सवाल मैंने इस तरह बनाया जैसे कि UPSC के द्वारा पूछा जाता है, उसी हिसाब से मैंने सेंटेंसेस को रखा हुआ है। तो जो मेटामॉर्फिक शैल होती हैं, कायांतरित शैलों का निर्माण केवल दाब और तापमान में परिवर्तन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर शब्द केवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या सिर्फ दाब और तापमान में परिवर्तन जब होता है तभी कायांतरित शैलों का निर्माण होता है? दूसरा सेंटेंस, आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। यानी जो आग्नेय शैलों का निर्माण होता है वो मैग्मा और लावा, उनके प्रभाव से होता है। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए, कायांतरित शैलों का निर्माण जो होता है वो सिर्फ दाब और तापमान में नहीं होता, बल्कि आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है शैलों के। तो इसलिए पहला वाला सेंटेंस जो है वो गलत है। आग्नेय शैलों का निर्माण, ये दूसरा सेंटेंस सही है। तो केवल जो है B वाला ऑप्शन इसमें एकदम सही है, यानी दूसरा कथन। तो पहला वाला गलत है। अब देखिए सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड ओनली बाई चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये वाला जो है वो गलत है। ये वाला सेंटेंस जो है वो सही है, तो इसलिए ओनली 2 वाला जो है ऑप्शन वो ठीक है। फिर देखिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसी तरह से पूछा जाता है, क्योंकि NCERT का है ये, तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। पहला सेंटेंस। दूसरा, सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो सही हैं।
क्योंकि स्थल मंडल जो है वो 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को ही कहते हैं, और सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं, ये भी सही है। तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही है। फिर देखिए आगे चले इसी सवाल को इंग्लिश में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लिथोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ्स सरफेस अप टू ए डेप्थ ऑफ 200 किमी। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स अकर्स इन द लिथोस्फीयर। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। फिर देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है, पढ़ करके मैंने उसको समझ करके बनाया है यहाँ पर। महासागरों के नीचे भूपर्पटी यानी क्रस्ट जो है कि औसत मोटाई 5 किमी, यानी जो महासागर है उनके नीचे जो भूपर्पटी है उसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है। दूसरा, हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी यानी क्रस्ट की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ये दोनों सही हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है सही है। आगे चलें इंग्लिश में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बीनीथ द ओशन इज 5 किमी वाइल बीनीथ द कॉन्टिनेंट्स इट इज अप टू 30 किमी। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बीनीथ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस इज अबाउट 70 किमी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आगे चलें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस तरह से स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, कंसीडर करना होता है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में होता है। दूसरा स्टेटमेंट, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है। तीसरा, भूकंपीय तरंगें क्रोड के स्वरूप को समझने में सहायक नहीं होती हैं, यानी जो कोर होता है पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण लेयर से हुआ है। पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है, देन कोर है। तो देखिए पहला वाला देखें, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में होता है, यह सेंटेंस एकदम सही है। तरल अवस्था में होता है बाह्य क्रोड जो है, और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है, तो यह भी सेंटेंस सही है। भूकंपीय तरंगें क्रोड के स्वरूप को समझने में सहायक नहीं होती हैं, तो ये गलत है, सहायक होती हैं। क्रोड का जो भी स्वरूप पता लगा है वो भूकंपीय तरंगों से ही पता लगा है। तो इसलिए इसमें पहला और सी वाला ऑप्शन जो है दूसरा वो सही है। इसी को इंग्लिश में देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द आउटर कोर is in liquid state, the inner core is in solid state. Seismic waves are not helpful in understanding the nature of the core. तो बताया यहाँ पे कि दोनों ही पहले वाले सही हैं और ये वाला गलत है, तो ऐसे में सी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर देखें आगे चलें, सवाल को बहुत ही मतलब उसकी वैल्यू के साथ जो भी टॉपिक मैंने उससे पढ़ा है, चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर कंसीडर किया है कि हाँ ये पूछा जा सकता है, तो उसी को रखा है। छठा देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसे दे दिए जाते हैं स्टेटमेंट, फिर पूछा जाता है। शील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं। दूसरा, हवाई द्वीप समूह के ज्वालामुखी अधिकतर शील्ड ज्वालामुखियों के ही उदाहरण हैं। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों असत्य। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। दोनों कथन सही हैं। अब देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। शील्ड वॉल्केनोज आर कंपोज्ड मोस्टली ऑफ बेसाल्ट। द वॉल्केनोज ऑफ द हवाईयन island आर मोस्टली एग्जाम्पल्स ऑफ शील्ड वॉल्केनो। तो ये दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे चलें, देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्योंकि आईएएस की परीक्षा होती है तो इस तरह से स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कई दे दिए जाते हैं। यहाँ तो मैंने सिर्फ 2 रखा है, कभी कभी 3 दे दिए जाते हैं, फिर पूछा था 1 2 2 3, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। प्लूटोनिक यानी पातालीय शैल का निर्माण तब होता है जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। दूसरा, बैथोलिथ के रूप में मैग्मा के बड़े पिंड कभी भी धरातल पर प्रकट नहीं होते हैं, यानी बैथोलिथ के रूप में मैग्मा के जो बड़े पिंड होते हैं वही बैथोलिथ के रूप में जम जाते हैं, तो वो जो है धरातल पर प्रकट नहीं होते हैं। तो पहला सेंटेंस सही है। जो प्लूटोनिक शैल होती है उसका निर्माण तब होता है जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर के जम जाता है, ये सही है। जबकि दूसरा वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि जब ज़मीन जो है वो फट जाती है या किसी वजह से
उसकी लेयर जो है वो छटने लगती है, तो बैथोलिथ का जो गुंबदाकार चट्टान होती है वो ज़मीन से ऊपर दिखाई पड़ने लगती है। तो ये दूसरा वाला सेंटेंस गलत है, सिर्फ पहला वाला सही है। अब देखें आगे इसी को, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्लूटोनिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स एंड solidifies beneath the surface. Large masses of magma in the form of batholith never appear on the surface. तो ये वाला गलत है, पहला वाला सही है, ओनली 1। आगे देखें 8वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1932 में प्रस्तावित किया था। तो 1932 में नहीं किया था बल्कि 1912 में किया था। तो ये वाला सेंटेंस गलत है। दूसरा कथन देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत केवल महाद्वीपों के विस्तार से संबंधित है। तो ये सेंटेंस गलत है, बल्कि महाद्वीपों के साथ साथ महासागरों के वितरण से भी संबंधित है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ तौर पे, इसलिए इसमें दोनों कथन जो क्या हो जाएंगे, वो गलत हैं। तो डी वाला सही है, दोनों असत्य हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वैगनर इन 1932। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी डील्स ओनली विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो ये दोनों ही गलत हैं। आगे चलिए, आखिरी सवाल है ये, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा बहुत पुरानी हैं। कॉन्सेप्चुअल मतलब ये मैंने लिया वहां से एक सेंटेंस, समुद्री खाइयों में भूकंप का उद्गम नहीं होता है। अब ये आ गया कि निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए पहला वाला, महासागरों के नितल की चट्टानें जो होती हैं वो महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा बहुत पुरानी हैं। तो बहुत पुरानी नहीं हैं, नई हैं, बल्कि महाद्वीपों की जो चट्टानें हैं वो बहुत पुरानी हैं महासागरों से। तो पहला वाला गलत है। समुद्री खाइयों में भूकंप का उद्गम नहीं होता है, तो ये भी देखें तो ये गलत है, बल्कि बहुत नीचे होता है लेकिन बहुत गहराई पर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये भी क्या हो गया, ये दोनों ही कथन असत्य हो गए हैं। अब आगे चलिए, इंग्लिश वाला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द रॉक्स एट द बॉटम ऑफ द ओशंस आर मच ओल्डर देन द रॉक्स फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल रीजन्स। अर्थक्वेक्स डू नॉट ओरिजिनेट इन ओशन ट्रेंचेस। यानी जो खाइयाँ होती हैं समुद्र के अंदर, गर्त होते हैं, वहाँ भूकंप उत्पन्न नहीं होते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि और गहराई में पैदा होते हैं। इसलिए बोथ आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर बैक कर लेते हैं ताकि शुरू से ये चीज़ आ जाए। तो देखिए पहला वाला हमने देख लिया, एक और लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, ये आ गया, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, ग्रेनाइट वाला। तो ये हमने केवल 4 था इसमें, डी वाला। फिर देखिए इसमें ये है सवाल, ताकि स्क्रीनशॉट कोई ले सके तो ले ले। ये देखिए, फिर ये है, फिर तीसरा, फिर ये चौथा है। तो ये बहुत ही सोच करके, क्योंकि क्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वांटिटी की जगह पर। हम सिर्फ सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। सवाल क्वालिटी वाला होना चाहिए, उससे हमें कुछ हासिल होगा। 8वां, ये 7वां है, और फिर ये 8वां इंग्लिश में भी, फिर ये 9वां और ये इंग्लिश में। तो देखिए मैंने कोशिश की, इसको समझा। एनसीईआरटी जो 11th क्लास की है, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी जो है, उससे मैंने सवाल बनाया है ये। और उम्मीद करता हूँ मैं कि इस सवाल से चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ मदद होगी। अभी थोड़ा सा वक्त है, तो इस तरह से 8-9 सवाल, 10 सवाल आपके सामने पेश करूँगा। तो इस तरह से 60-70 सवाल हो जाएंगे, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें, जो लोग आईएएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लोगों की मदद होती है।
चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।